तो चलिए आज के मेरे इस नए व्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का व्लॉग भी बाकी व्लॉग की तरह बहुत ही खास रहने वाला है। खास इसलिए है क्योंकि मेरे से एक दो वीडियो मेरी ऐसी है, पुरानी वीडियो, जिसमें लोगों ने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं जिनका डाउट आप सभी लोगों को रहता है। चाहे वो बंदा फाइल लगवाने जा रहा है, चाहे वो बंदा की वीज़ा स्टैंपिंग हो चुकी है, चाहे उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, चाहे उसका परमिट नहीं आया। तो आज इस कंक्लूजन को मैंने एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपका बस फर्ज इतना है कि इस वीडियो में बैठे रहो, स्किप मत करो और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करो और एक अच्छा सा सवाल जरूर पूछो, क्योंकि मैंने आज के बाद सोचा है कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा, कोई भी रिलेटिव मतलब कोई भी अच्छा क्वेश्चन होगा, तो मैं आपका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। मेरी वीडियो आज के बाद आपके क्वेश्चंस पे भी निर्भर रहेगी, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों के जो भी कमेंट करते हो बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और उन्हीं ध्यान से पढ़ने के बाद मैं बहुत ही अहम जो क्वेश्चंस है वो लेके आया हूं, जिसका डाउट आप सभी के मन में रहता है हमेशा। तो इस व्लॉग की शुरुआत करता हूं। कमेंट पूछना जरूरी है, आप सभी लोग प्रॉपर कमेंट पूछा करो, ठीक है, प्रॉपर कमेंट किया करो। कमेंट में कोई ऐसा देखो, खाली ऐसा मत बोला करो कि दिसंबर में परमिट अप्लाई हुआ था, कब आएगा। पूरा डेट लिखा करो कि इस डेट को मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया था, इस डेट को मेरा अप्लाई स्लिप आया था, कि मेरा परमिट कब तक आएगा। फिर तो मेरे को अंदाजा भी होता है ना। आप खाली इतना पूछते हो मेरा परमिट कब आएगा, तो वो मत किया करो, पूरा सवाल पूछा करो, ठीक है। तो इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन है, क्या वीएफएस में अकोमोडेशन लेटर इज मैंडेटरी? वीएफएस में ये लगाना जरूरी है। देखो भाई, मैं अपनी बात करूं, मुझे बाकियों का पता नहीं है, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि मैं पिछले दो से 3 साल से काम कर रहा हूं, और मैं पता क्या करता हूं, ना तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेटर लगाता हूं, अकोमोडेशन लेटर आ जाए तो लगा देता हूं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी बहुत रेयर लगाता हूं मैं, ठीक है। हाँ मतलब है तो लगाता हूं, नहीं है तो नहीं लगाता। आपका मेन है, ना तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर मेन है, ना ही अकोमोडेशन लेटर मेन है। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। परमिट कैसे इशू हो गया? परमिट पुलिस स्टेशन में ऐसे इशू नहीं होते। पहले परमिट इशू होने से पहले कंपनी का पूरा बायोडाटा चेक होता है, कंपनी के पास अपनी खुद की अकोमोडेशन है या नहीं है। ऐसे परमिट इशू कर देंगे? कोई ऐसे परमिट इशू नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले इंस्पेक्शन होती है, उस परमिट तभी इशू होता है जब कंपनी के पास अकोमोडेशन होगी, जब कंपनी के पास पैसे देने के लिए, वर्कर को पैसे देने के लिए पैसे हैं, कंपनी के बैंक बैलेंस में अच्छा खासा पैसा है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास अकोमोडेशन लेटर नहीं लगाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके परमिट सही होना चाहिए, आपकी कंपनी सही होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इन सभी चीज़ों को मैंडेटरी समझता ही नहीं हूं। तो ये तो मैंने आपका आंसर दे दिया। जिसने अकोमोडेशन लेटर नहीं लगाया, कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं लगाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अगले एक मेरे भाई का दीपक मल्होत्रा, जिसने मेरे को सवाल पूछा था, क्या सर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए क्रोएशिया के लिए? अगर मैं सही मायने में मानूं तो 21 साल से लेके 48 ईयर तक आपका एज होना चाहिए। 21 साल वाला बंदा फ्रेशर भी चल जाता है और स्किल्ड भी चल जाता है। 48 साल वाला भी फ्रेशर और स्किल्ड चल जाता है, ठीक है। 21 साल से लेके 48 साल उम्र वाला बंदा आसानी से क्रोएशिया में एंटर कर सकता है, वर्क परमिट लेके काम कर सकता है। पर उसके पास देखो 21 साल से लेके 25 साल वाला बंदा फ्रेशर, ठीक है, हाँ, वो सेहत के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 21 साल से लेके 48 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। तो एक अंसारी साहब है जो बांग्लादेश से हैं, उन्होंने ये आंसर पूछा, क्या सर बांग्लादेश का इन फ्यूचर क्या होगा? बांग्लादेश का अभी तक वीज़ा या वर्क परमिट क्या ओपन हो चुका है या नहीं होगा, या इन फ्यूचर ओपन होगा या नहीं होगा? देखो भाई, अभी तक तो बांग्लादेश टोटली बैन है। अभी तक तो आपकी जो गवर्नमेंट है, बांग्लादेश के जो मेन एम्बेसडर लोग हैं आपके, जो अपना आपकी एम्बेसी है वहाँ पे, ठीक है, वो अभी इसके लिए काम कर रही है। बट मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 2-3 मंथ के बाद भी ये बांग्लादेश ओपन होने वाला है, ठीक है। हाँ, ओपन जरूर होगा, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ओपन जरूर होगा। बट मुझे लगता है कि जून के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है बांग्लादेश पे। और आने वाला वक्त नेपाल के लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि नेपाल के लोग भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व पाए गए हैं। मुझे लगता है कि नेपाल के लोगों के लिए आने वाले वक्त में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। बैन तो नहीं होगा, पर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं वीज़ा को लेके।
और एक मेरा भाई है कुलवंत सिंह, जिसने पूछा है सर सैलरी, हाउस, अकोमोडेशन, फूड पे एक वीडियो बना दो, किस किस कैटेगरी में क्या क्या मिलता है। तो देखो भाई, बाइक डिलीवरी में ना तो अकोमोडेशन मिलती है, और नो टैक्सी ड्राइवर में भी बात कर रहा हूं। बाइक डिलीवरी और टैक्सी ड्राइवर में ना तो अकोमोडेशन मिलती है, ना ही फूड मिलता है, ना ही आपको रेंट भी खुद से पे करना पड़ता है टैक्सी और बाइक राइडर का। देखो बाइक राइडर के तो पता है आपको लगे पड़े हैं, बाइक राइडर में तो अब अप्लाई मत करो, ठीक है ना, तो आप इतना अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, ठीक है। हाँ, टैक्सी ड्राइवर में आप अप्लाई कर सकते हो, बट आज के टाइम के हिसाब से टैक्सी ड्राइवर में भी रिफ्यूजल आ रही है, थोड़ी बहुत रिफ्यूजल आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही, क्योंकि कंपनियां कई ऐसी हैं, छोटी मोटी कंपनियां खोल के उन्होंने काम तो शुरू कर दिया, बट उनके परमिट नहीं आ रहे, परमिट आ रहे तो वीज़ा नहीं आ रहे। तो टैक्सी ड्राइवर में, बाइक राइडर में ऐसे चल रहा है कि अकोमोडेशन, फूड और रेंट भी खुद से पे करना पड़ता है। और कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको अकोमोडेशन मिल जाता है, फूड वन टाइम का मील मिल जाता है, वो भी नॉन वेजिटेरियन मील होता है, ठीक है। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपको फूड कंस्ट्रक्शन लाइन में लंच टाइम में आपको फूड मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन में ये मिल जाता है। एग्रीकल्चर में भी अकोमोडेशन मिल जाता है, फूड भी तीनों टाइम का मिल जाता है। एग्रीकल्चर लाइन में फूड तीनों टाइम का मिल जाता है और जो अकोमोडेशन मिल जाता है, ठीक है। होटल लाइन में भी सेम ही है, अकोमोडेशन, फूड मिलता है, ठीक है। और सैलरी की बात करूं, देखो टैक्सी में और बाइक राइडर में कमीशन बेस्ड सैलरी है, जितना पैसा कमाओगे उतना आपका है, ठीक है। और वहां पे क्या कमीशन चलता है, कई कंपनियों में तो अगर आप 100 यूरो कमा रहे हो, 800 यूरो आपके हैं, 200 यूरो कंपनी के हैं। टैक्सी में भी यही है, सेम है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन है, होटल है, एग्रीकल्चर है, उसमें डिफरेंट सैलरी है। एग्रीकल्चर लाइन में तो 600 यूरो से लेके 900 यूरो मिलती है, होटल लाइन में 700 यूरो से लेके 1000 यूरो मिलती है, और कंस्ट्रक्शन लाइन में 970 यूरो से लेके 1200 यूरो मिलती है। आपके काम पे डिपेंड करता है आप काम कैसा करते हो। मान लो कि एक बंदा मेरा था पिछली बार, सतनाम सिंह, वो गया था क्रोएशिया में, एक ही बंदे की बात कर रहा हूँ, चलो बाकी तो अलग है। वो उसको जाते ही, वो एग्रीकल्चर में गया था, उसको जाते 600 यूरो सैलरी मिली। वो मेरे को बोलता भाई इतनी कम सैलरी है, मैं कैसे रह पाऊंगा, ऐसे वैसे, है ना। तो एम्प्लॉयर से मैंने बात की, एम्प्लॉयर कहता कि मैं आते ही इसकी सैलरी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मैं इसका पहले काम देखूंगा, अगर वो काम अच्छा करेगा तो मैं उसको पैसे दे दूंगा, ठीक है। हाँ, वो बंदा एग्रीकल्चर का ही काम करता था, ट्रैक्टर भी चलाना आता था उसको, तो उसको फिर नेक्स्ट ईयर से उसको सैलरी अच्छा मिलना शुरू हो गया। मतलब नेक्स्ट मंथ से, मतलब पहले उसको 600 यूरो मिलता था, पहले उसका काम देखा, और काम देखते हुए उसको 750, फिर उसको 800, धीरे धीरे उसका सैलरी बढ़ना शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई उसको। अभी के टाइम में उसका सैलरी 1000 यूरो से ज़्यादा है। हर एम्प्लॉयर आपका काम देखता है, उस हिसाब से आपको सैलरी देता है, ठीक है। जाती किसी की सैलरी 1500 यूरो नहीं लग जाती, आपको थोड़ा एम्प्लॉयर को टाइम देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को काम करके दिखाना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन मेरा भाई पूछ रहा है, सुखदीप सिंह, क्या सर ओपन परमिट पे ओनली एंट्री मिलती है या काम भी मिल सकता है? देखो भाई, ओपन परमिट पे आपको खाली एंट्री ही मिलती है, ठीक है। ओपन परमिट भी किसी ना किसी कंपनी से ही आता है, ठीक है, आपको कंपनी से लेके ही दिया जाता है, बट वो बंदा आगे जिम्मेदारी नहीं लेता कि टीआरसी बनवाने की, काम दिलवाने की। तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, या तो क्रोएशिया में रह के ही आपको काम ढूंढना पड़ेगा, किसी ना किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। अगर नहीं आपको मिल पा रहा, आपके पास 45 दिन का वीज़ा होता है, चलो मान लो 15 दिन आपने जाने में लगा दिए, ठीक है, महीने का वीज़ा रह गया, उस महीने में आपको सोचना पड़ता है क्या मैं क्रोएशिया में रह के काम करूं, या मैं आगे स्पेन निकल जाऊं, या मैं आगे जर्मनी निकल जाऊं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए ओपन परमिट में खाली एंट्री मिलती है, टीआरसी नहीं मिलता, ना ही अकोमोडेशन मिलता है। और आगे बंदे का सवाल है भाई, फ्लाइट कौन सी लेनी चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो आपको पोलिश एयरलाइन और लुफ्थांसा एयरलाइन लेनी चाहिए, ठीक है। बट जो गल्फ एयरलाइन है या टर्किश एयरलाइन है वो भी बढ़िया है। देखो मेन बात पता क्या है, पहले क्या था कि लुफ्थांसा एयरलाइन में बहुत बच्चे जा रहे थे, तो उनका वो इमिग्रेशन वहीं पे हो जाता था, कोई सवाल जवाब करता नहीं था। तो ज़ाग्रेब में आपका इमिग्रेशन होता नहीं था, तो आप सीधा क्लियर कर जाते थे। अब क्या है कि कुछ लोग जर्मनी से एयरपोर्ट से भाग गए हैं, जर्मनी एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं, वहाँ से भागे हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत लोगों ने, बहुत जो ऑफिसर है वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेक कर पा रहे हैं, वो आपसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं। सवाल जवाब क्या कर रहे हैं कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, आप कौन से काम में जा रहे हो, आपके एम्प्लॉयर का नंबर,
ये सब आपको ज़ग्रेब इमिग्रेशन पे भी पूछा जाता है, और आपको म्यूनिक जो उनका एयरपोर्ट है वहीं पे भी पूछना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वहाँ पे सख्ताई हो चुकी है, ध्यान से जाना, पूरा प्रिपेयर करके जाना। आपको आपके एम्प्लॉयर का नाम, अपने एम्प्लॉयर का मोबाइल नंबर, आप कौन से काम के लिए जा रहे हो, कंपनी का नेम, ये सब कुछ पूछ के, मतलब सब कुछ आपके माइंड में रखना, ठीक है। और दिल्ली इमिग्रेशन में इसमें क्या, सॉरी, टर्किश एयरलाइन और गल्फ एयरलाइन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इमिग्रेशन तो होनी ही होनी है, ठीक है। अभी आपका एक बंदे ने मेरे को ये भी सवाल पूछा है कि सर, उसका नाम है वरुण देसाई, उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि दिल्ली इमिग्रेशन और क्रोएशियन इमिग्रेशन में क्या सवाल जवाब किए जाते हैं। देखो, जब आपका पहली बात तो डॉक्यूमेंटेशन क्या लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, ठीक है, आपके साथ होना चाहिए। चलो कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं भी है, ठीक है, वर्क परमिट है आपके पास, फ्लाइट टिकट है, पासपोर्ट है, ट्रैवल इंश्योरेंस की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपकी कंपनी का नेम, आप कौन से काम के लिए जा रहे हो। दिल्ली में तो यही पूछते हैं। हाँ, ज़ग्रेब में आपसे ये पूछ सकते हैं कि कंपनी का नेम, कौन से काम के लिए आए हो, कितने साल का परमिट है, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उतना प्रिपेयर अपने आप को करके जाओ कि खाली आपको आगे दिक्कत ना हो। तो वीएफएस में भाई का मैसेज आया है, एक ध्यानचंद भाई का मैसेज आया है कि वीएफएस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड है। देखो, डी वीज़ा फॉर्म आपको अच्छे से फिल करके लेके जाना है, डी वीज़ा फॉर्म, डमी टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, आपको लेके जानी है, कवर लेटर, कंसेंट फॉर्म, कोरियर लेटर, ये आपको जरूरी है। आगे आपके एम्प्लॉयर से आपको मिलता है वर्क परमिट, कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिल गया, ठीक है, अकोमोडेशन लेटर मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 4 फोटोस लेके जानी है, 35x45, 80% फेस, वाइट बैकग्राउंड, नो बॉर्डर लाइन, ठीक है, ये आपको लेके जानी है। साथ में पासपोर्ट का फोटो स्टेट आपको लेके जाना है, अपॉइंटमेंट लेटर लेके जानी है आपको। तो ये चीज़ जरूरी है यार, ठीक है। अकोमोडेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर की इतनी खास जरूरत नहीं है, मैं तो लगाता नहीं भाई, आपने लगाना लगा लो, ठीक है। तो ये चीज़ें खास तौर पे जरूरी है। तो जिस चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, हाँ, जिसकी रिफ्यूज़ल आ चुकी है वो भाई फेक परमिट के कारण रिफ्यूज़ल आई है, उसको 45 दिन के बाद ही आगे सोचना चाहिए मुझे क्या करना है। और जिसका जेन्युइन परमिट के कारण रिफ्यूज़ल आया वो साथ के साथ ही किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकता है, चाहे वो पहले उसने बाइक राइडर में अप्लाई किया था, अब वो कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करना चाहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा एक ही काम कर सकता है लाइफ में, एक बंदा मल्टीपल काम भी कर सकता है, ठीक है, ये एम्बेसी को पता होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस जिनके मैंने आंसर दिए। आप लोग क्वेश्चन पूछा करो, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगा। रिलेटिव मतलब जो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, आपका डाउट है वो क्लियर तरीके से पूछा करो मेरे को, ठीक है। और मेरे से कोई चीज़ रह गई हो, इस बार आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।